नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो एक और प्यारे से सेशन में आप सभी लोगों का फिर से मैं स्वागत करता हूँ और जितनी चीज़ें मैं अपनी तरफ से हो पा रही हैं आपको प्रोवाइड करने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ और आप भी उसका प्लीज़ फ़ायदा उठाइए और अपनी जर्नी को, अपनी इस प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कंप्लीट करिए। तो बेसिकली आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। अब जो भी बच्चा पहली बार वीडियो को देख रहा है, मेक श्योर आपकी प्रीवियस वीडियो देख लो, बेसिक प्रॉपर्टीज देख लो, फिजिकल फीचर्स देख लो आप, ताकि आपको चीजें क्लियर हो कि मेटल्स एक्चुअली है क्या, उनकी एक्चुअली फिजिकली अगर हमें बताना हो, देख के बताना हो, तो हम कैसे बता पाएंगे। बट इन दिस टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। कि अगर मान लीजिए आपको फिजिकल अपीयरेंस से आप नहीं बता सकते हैं, फिजिकल मेथड से नहीं बता पा रहे हैं, देन आप केमिस्ट्री का यूज करके कैसे पता लगा सकते हैं कि वो मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, वो मेटल है, नॉन मेटल है, क्या है। ठीक है, या फिर मेटल भी है तो किस तरीके का मेटल है, ज्यादा एक्टिव मेटल है या फिर नॉन रिएक्टिव मेटल है, तो किस तरीके की बातें हैं वो सब कुछ आप केमिकली पता कर सकते हैं और उन्हें ही हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कहते हैं। और उन्हीं के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। तो अभी तक जितने लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, मेक श्योर आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखिए। ठीक है, बहुत आपकी इंपॉर्टेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट वीडियोस अभी जल्दी जल्दी आने वाली हैं। @रैंकर्स NTSC 2023, ठीक है, NTSC 2023 ये हमारा टेलीग्राम हैंडल है। फटाफट से आप जाइए, इसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा और साथ ही साथ आप जाके सर्च भी कर सकते हैं। आत्मनिर्भर बनिए, ठीक है, सर्च करिए और जाके फटाफट ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपके पास आपका ही प्यारा सा ऐप रैंकर्स NTSC है, ठीक है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज एंड साथ ही साथ पर्सनलाइज मेंटरशिप, दो चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है हमारी तरफ से, विच आर पेड अपॉर्चुनिटीज, तो आप उन पे ध्यान दीजिए। और अगर आपको फ्री अपॉर्चुनिटीज देखनी है तो जितनी भी चीजें आपको फ्री में दी जा रही है, आप फ्री वाली सुविधाओं का भी इस्तेमाल करिए। इस क्लास की नोट्स आपको ऐप पर ही मिलेगी। तो ऐप का नाम क्या है? रैंकर्स NTSC ऐप। तो मेक श्योर डाउनलोड जरूर करके रखिए, ठीक है। और जो भी चीजें हैं आप फटाफट इसको डाउनलोड करिए, रेटिंग वगैरह अपने हिसाब से दे दो, ठीक है। आप बहुत ज्यादा समय उसमें नहीं जाएगा तो फटाफट आप उसको देते जाइए, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का मिल जाएगा अगर आप नहीं सर्च कर पा रहे हैं, नहीं खोज पा रहे हैं, देन ठीक है। चलिए, तो एक होमवर्क मैंने दिया था बट अभी करंटली मेरे पास होमवर्क अवेलेबल तो नहीं है। बट आप जनरली पीरियोडिक टेबल का यूज कर सकते हैं, पीरियोडिक टेबल का, जिसको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का यूज करिए। या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का यूज करिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, कन्फिग्रेशन। और यू नो कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, अगर उसमें क्या भैया 4 से लेसर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 4 से लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, वैलेंस सेल, तो वो क्या होगा? ऑब्वियसली ये मेटल्स होंगे, ठीक है, ये ऑब्वियसली क्या होंगे? मेटल्स होंगे। अगर इक्वल टू 4 है तो वो मेटलॉइड्स होंगे, ठीक है, एक्सेप्ट कार्बन, क्योंकि वो नॉन मेटल है, ठीक, मेटलॉइड्स होंगे। और अगर ग्रेटर देन 4 होगा तो वो क्या होंगे? नॉन मेटल्स होंगे, ठीक। तो ये थोड़ा सा और केमिकली पहचानने का तरीका है, और अच्छे तरीके से हम डीप में इसको समझ लें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल अगर क्या है? लेस देन 4 है, देन डेफिनेटली दैट विल बी मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड मेटलॉइड एक्सेप्ट कार्बन, ठीक, क्लियर है। और भी हैं, बहुत सारे हैं, और भी है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम होगा, और भी हैं, ठीक। तो बेसिक बेसिक अभी उस लेवल तक नहीं जाना, बट मैंने जो बेसिक दिए उनके हिसाब से आप यहाँ से लगा सकते हो। देखो, केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस मिलना कोई अजीब बात नहीं है, कोई नई बात नहीं, आपको एक्सेप्शन मिलता रहेगा थ्रू आउट द केमिस्ट्री। तो एक्सेप्शन के लिए तैयार रहिए, जितने भी एक्सेप्शन होंगे मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको सारे बताऊं। अगर कुछ रहता है तो मैं लास्ट में फिर से बोलूंगा कि एक बार NCERT आप रीड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है एक या दो पॉइंट्स अगर मैं मिस कर जाऊं तो वो आप यहाँ से जरूर क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बट आई विल ट्राई कि मैं कोई भी चीजें मिस ना करूं अपनी तरफ से, ठीक है। तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, अब देखो, अगर हम केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की बात करें तो हम केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन जहां पे केमिकल कंपोजिशंस का चेंज हो, है ना। केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, किनके? मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो पहले मेटल्स को समझेंगे। मतलब अगर मैं मेटल की किसी एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन करवाता हूं, कोई एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन मेटल की करवाता हूं, लाइक एसिड से करवाता हूँ, बेस से करवाता हूँ, वाटर से करवाता हूँ, ऑक्सीजन से करवाता हूँ, या फिर किसी भी चीज से करवाता हूँ, तो वो एक स्पेसिफिक तरीके की ही रिएक्शन देगा। और जो एक्सेप्शंस होंगे वो हम उसको डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने का यही मैटर है, सिंपल सा, ठीक है। ये फंडा हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि एक कॉमन अपीयरेंस हमें मिलेगा, एक कॉमन ऑब्जर्वेशन हमें मिलेंगी, हम इसलिए उसको पढ़ते हैं, ठीक है।
चलिए, तो बिफोर दैट हम एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं बेसिकली कि जितने भी मेटल्स हम उनको एक सीरीज के फॉर्मेट में डिजाइन करते हैं, अरेंज करते हैं, जो उनकी रिएक्टिविटी को बताता है। मतलब कि कौन ज्यादा रिएक्टिविटी होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं पहलवान की बात करूं तो पहलवान नंबर ये P1 है, ये पहलवान नंबर P2 है। तो भाई ऑब्वियसली पहलवान का बात क्या, उनको पटकना दूसरे वाले को, जो दूसरे को पटक देगा वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। मान लीजिए P1 ने P2 को पटक दिया तो ये स्ट्रॉन्गर। मतलब मेटल्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो भाई जो पहले वाले को हराते, मतलब उसको हटा के खुद वहां खड़ा हो जाए, है ना। अगर मान लीजिए दो आप क्या कर रहे हो भाई, एक सेम पोजीशन के लिए लड़ाई हो रही, मान लीजिए पहलवान और इनमें सेम पोजीशन के लिए, कि हम नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके अपनी एक कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। P1 और P2 लड़ रहे हैं, लेकिन पता है आपको कि P1 इज स्ट्रॉन्गर देन P2, तो ऑब्वियसली ये प्लेस कौन लेगा, P1 लेगा। तो वैसे ही एक सीरीज हमने बनाई है जो क्या बताता है, पहलवान को ऊपर रखता है और जो वीकर है उनको नीचे रखता है। तो ऊपर जाने पर रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। ऊपर जाने पर रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, नीचे जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, ठीक है। तो ये बेसिकली बताता है कि सेम प्लेस के लिए भाई नॉन मेटल्स के साथ, जैसे क्लोराइड हो गया, ठीक है, सॉल्ट का सॉल्यूशन हो गया, अगर उनको हटाना है किसी मेटल को, ठीक है, मान लीजिए सिल्वर क्लोराइड और मैं सोडियम लेके जाऊं, ठीक, तो ऑब्वियसली सिल्वर को फटक फेंक देगा सोडियम, ठीक है, क्यों, देख लो यहाँ पे। तो हम इस तरीके से कुछ अरेंज करते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली मेटल्स होंगे, कुछ आपको नॉन मेटल्स बीच बीच में दिख जाएंगे, बट मेजरली हमें यहां से देखना है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इसका क्या मतलब है भाई कि इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, मतलब ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले को हरा देगा। क्यों, क्योंकि ऊपर जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ रही है, बेसिकली स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अगर मैं बोलूं कि स्ट्रेंथ की बात करूं आपसे, स्ट्रेंथ ऊपर जाने पे क्या बढ़ रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसके पास ताकत आती जाएगी, वो नीचे वाले को हरा सकता है, उसको नीचे वाले को फेंक सकता है। अगर मैं बात करूं कि सोडियम क्या एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर सकता है, तो बोलेंगे बिल्कुल कर सकता है। क्या एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को रिप्लेस कर सकता है, तो बोलोगे नहीं कर सकता, क्योंकि एल्यूमिनियम कहाँ है, मैग्नीशियम के नीचे आ रहा है। तो जो भी मेटल्स नीचे होंगे इन कंपैरिजन टू अदर, जिसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही होगी, वो उसको हरा नहीं पाएगा। जो भी स्ट्रॉन्गर होंगे, जो अमीर होंगे, ठीक है, गरीब और अमीर, देखो अगर पैसे की बात आएगी, कोई कंपटीशन हो रहा है पैसे डोनेट करने वाली, तो ऑब्वियसली वहां पे गरीब नहीं दे पाएगा पैसे, क्योंकि उसके पास नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक बिल्डिंग बना दे रहे हैं, ठीक है, एक बिल्डिंग बना दे रहे हैं। उसमें क्या होगा, ऊपर अमीर लोग रह रहे होंगे, अमीर, नीचे क्या रह रहे होंगे, गरीब। जैसे आप नीचे जाते जाएंगे, ऊपर वाले के कंपेरिजन नीचे वाला गरीब होता जाएगा। तो ऑब्वियसली भाई अगर मैं बात करूंगा इस लेवल पर और इस लेवल पर, ये 1 और 2, तो 2 का एक आदमी ले लो, एक 1 का ले लो, तो ऑब्वियसली अमीर कौन होगा, 1 वाला। तो मतलब जहां अगर प्लेस की लड़ाई की मार होगी तो 1 वाला फटाक से पैसा देगा। क्या 2 वाला वहां पे पैसा दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। मान लीजिए कोई प्लेस है यहाँ पर, 1 वाला पहले से बैठा है, अगर 2 वाला आए इसको ये प्लेस चाहिए, तो क्या ये छीन सकता है, नहीं छीन पाएगा, क्योंकि उतना पैसा उसके पास पहले से है 1 वाले के पास, कि तुम उससे ज्यादा तो दे नहीं पाओगे, क्योंकि तुम गरीब हो, है ना, तुम उससे ज्यादा पैसे तो दे नहीं पाओगे, तो ऑब्वियसली आप नहीं ले पाएंगे वो पोजीशन। तो सेम हियर कि जो भी ऊपर वाले मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। रिच इन द सेंस कि हो सकता है सेम ही हो, लगभग सारे अल्कली मेटल्स ही हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन रिच बेसिकली बोल सकते हैं आप, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इज मोर इजियर, ठीक है। और डीप में आप पढ़ते जाओगे जब आगे जाते जाओगे, ठीक है। तो याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। वैसे आप कोई ट्रिक की यूज नहीं होती, अगर आप ट्रिक खोज रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। अगर आप ढंग से 3-4 दिन प्रैक्टिस करते हो तो पूरी सीरीज याद हो जाती है, ठीक है। मैं भी स्टार्टिंग में भूल जाता हूँ, फिर धीरे धीरे जब आपको पढ़ाने लगता हूँ, प्रैक्टिस में आ जाती हैं चीजें, याद आ जाती हैं। ऐसा ही होता है, ठीक है। एक बार नहीं याद रहेगा, बीच का 1-2 भटकोगे, लेकिन जैसे ही होगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये 4-5 करके याद कर लो। उसके बाद जिंक पे आ जाओ, आयरन पे आ जाओ, ठीक है, आयरन, टिन, लेड के बाद हाइड्रोजन, तो ऐसे ऐसे चलते चले जाओगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली रिएक्टिविटी की बात करते हैं भैया, मेटल्स की रिएक्टिविटी की बात करते हैं विद ऑक्सीजन। बहुत अच्छा। अगर हम मेटल्स को रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के थ्रू, तो वो क्या करते हैं, मेटल जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, विच इज बेसिक इन नेचर। और ये कैसे हम पता लगाएंगे, उसका कहानी मैंने एसिड बेस में ही बताया था, कि जैसे ही मेटल ऑक्साइड को आप क्या करेंगे, पानी में डालेंगे, वो क्या बना देगा भैया, बेस बना देगा। वो क्या बना देगा, बेस बना देगा। क्यों बना देगा, देखिए, मान लीजिए पानी क्या भैया, ये है न्यूट्रल। हम क्यों इसको बेसिक बोल रहे हैं, क्योंकि ये है न्यूट्रल, ठीक। इसका एग्जाम्पल भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक। ये है भैया न्यूट्रल कंपाउंड।
अब इसमें कोई हम दूसरा कंपाउंड डाल रहे हैं जो क्या कर दे रहा है, जाके बेस बना दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वाले के पास तो बेसिक प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन इनके पास जरूर रही होगी, क्योंकि ये ओवरऑल एट द लास्ट बेस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो दैट्स वाई हम ये बात बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैं दिखाऊंगा आपको, परेशान मत होइए आप। ठीक है, तो देखिए सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इमर्स। देखो अब यहाँ पर बात आती है, हमने यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, तो सबसे ऊपर लिथियम था, उसके बाद क्या था, पोटेशियम था आई होप, और उसके बाद क्या था, सोडियम था, है ना। देखो मुझे अभी याद हो गया होगा लगभग धीरे धीरे। हाँ, सबसे ऊपर पोटेशियम था, फिर सोडियम था। ठीक, तो पोटेशियम और सोडियम क्या होते हैं, सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव, सबसे ऊपर आते हैं, और ये सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ भी बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं अगर आप ओपन सरफेस में छोड़ दो। और साथ ही साथ ये इसीलिए इनको मोस्टली आप किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हो, क्योंकि इनका जो ये क्या है, ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, और रिएक्टिव करके ये फायर भी पकड़ सकते हैं। इतना ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये फायर भी पकड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हीट ये क्या कर सकते हैं भाई, आपकी कैच भी, फायर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो, K+O2 बराबर K2O, Na प्लस, यहाँ पर देख लो Na+O2 बराबर यहाँ पर क्या बन सकता है, Na2O बन सकता है। ठीक है, अब ये वाला अगर मैं प्रूफ कर लूं कि ये बेसिक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको H2O में डाल देता हूँ, तो ये क्या बना देता है, आपको पता ही होगा, NaOH बना देता है। ठीक है, बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ NaOH बेसिकली आ जाएगा, तो ये NaOH बना देता है। ये क्या है भाई, ये क्या है, आपके पास बेस है। अब देखो ऑब्वियसली आप बोल सकते हो कि भैया हमने न्यूट्रल कंपाउंड में आपने एक कंपाउंड को डाला था विच इज Na2O, अब न्यूट्रल को भी जो बेस बना दे तो भाई ऑब्वियसली ये बेस ही होगा। अगर आपका दोस्त हरामी, आप सीधे हैं, ठीक, और आप भी हरामी बन गए, तो ऑब्वियसली आपका दोस्त हरामी रहा होगा जो आपको हरामी बनाया। ठीक है, मतलब उस नेचर में डाला। तो भाई आपका जब तक दोस्त उस नेचर का नहीं होगा, तब तक आपके अंदर वो गुणवत्ता नहीं आएगी, वो गुण नहीं आएंगे, है ना, वो टैलेंट नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, तो वो टैलेंट कौन दे रहा है, बेस वाला वाटर को, Na2। सो दैट्स व्हाई दिस इज बेसिक इन नेचर। ठीक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Pb रिएक्ट स्लोली विथ एयर एंड फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर दैट प्रिवेंट कोरोजन। ठीक, ऑब्वियसली आपने ये देखा होंगे चीजें कि ये काम ये करते हैं, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये रिएक्ट करके क्या कर देते हैं, ठीक है, ये बना देते हैं। तो एल्यूमिनियम भी ऑक्साइड बना देता है यहाँ पर, मैग्नीशियम भी ऑक्साइड बना देता है, और जब ये बर्न होता है तो एक व्हाइट डेजलिंग लाइट होती है। मैग्नीशियम रिबन आप बर्न करते हो, बेसिकली मैग्नीशियम रिबन की कहानी आपने सुना होगा, तो व्हाइट डेजलिंग लाइट आती है। इसके ऊपर मैं छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट जरूर करूंगा, इट्स माय प्रॉमिस। एक्सपेरिमेंट्स आपको दिखाऊंगा कि जब मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करते हो, बेसिकली ऑक्सीजन का मतलब क्या कि आप बर्न कर रहे हो। ठीक, ऑक्सीजन क्या करता है, बर्न करने का काम करता है, जलाने का काम करता है, क्योंकि कोई भी चीज जलती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन नहीं होगा तो नहीं जलेगी। कैंडल को ही अगर आप ऑक्सीजन के एब्सेंस में जलाएंगे नहीं जलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन इज द रियल कॉज फॉर द बर्निंग। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर कॉपर की बात करें तो कॉपर जो होता है वो ब्लिस्टर रिएक्ट, जो भी कॉपर, कॉपर भी रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन के साथ, बट ब्लिस्टर कॉपर, उसके बाद में बारे में बात मैं नीचे करूंगा। सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड डू नॉट बर्न और रिएक्ट विथ एयर। इसका क्या मतलब है, ये बहुत ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ये क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू दैट ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, कि रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। ठीक है, ऑक्सीजन इज नॉट कैपेबल टू बर्न देम। ये रिएक्टिव ही नहीं है। देखो रिएक्टिव इन द सेंस कि ये अगर आप बात करोगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स, ठीक है, तो ये नेचुरल स्टेट्स में ही पाए जाते हैं, तो जनरली ये इनको आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए हो गया इतना, अब आगे बढ़ते हैं भाई। ब्लिस्टर कॉपर देख लेते हैं। ब्लिस्टर कॉपर क्या है, विच इज 97 to 98% प्योर होता है। ठीक है, और जैसे ही हम क्या करते हैं, स्मेल्टिंग, कॉपर को जो हम ओर से निकालते हैं, वो स्मेल्टिंग के प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं। जो हम निकालते हैं स्मेल्टिंग के बाद, उसके बाद और भी प्योरीफाई करने की जरूरत पड़ती है, बट अगर हम प्योरीफाई ना कर रहे हो, उस कॉपर को हम क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। ठीक है, इट हैज ब्लिस्टरी सरफेस कॉज्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड बबल्स। ठीक है, ब्लिस्टरी सरफेस हो सकता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लिस्टरी सरफेस। ठीक है, किस तरीके की सरफेस है, ब्लिस्टर्ड कॉपर इज मेटेलिक कॉपर विच हैज ब्लैक ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ऑन इट्स सरफेस। और ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, कॉपर प्लस ऑक्सीजन विच इज Cu, ठीक है, CuO हो बनाते हैं। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब चलिए, अब हमने देखा कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, देखो जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं भैया, ये बेसिक इन नेचर होते हैं। बट जरूरी नहीं कि हर मेटल ऑक्साइड, देखो मैं बोलता हूँ केमिस्ट्री में आपको एक्सेप्शन मिलेगा, जरूरी नहीं कि हर मेटल ऑक्साइड क्या हो, बेसिक हो। देखो ध्यान से यहाँ पे,
आगे इन्हीं को हम कहते हैं जहां पर हमारा रूल नहीं फॉलो होता है, उसे एक्सेप्शन बोलते हैं केमिस्ट्री में। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे आपको फंसाया जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में। एम्फोटेरिक का क्या मतलब, वो ऑक्साइड जो एसिडिक कैरेक्टर भी रखती हो, एसिडिक भी हो नेचर में, और क्या हो, बेसिक भी हो। जब दोनों नेचर को रखती हो उसे आप एम्फोटेरिक बोलते हो। मतलब दो मुंहे सांप जैसे बोलते हो ना कि दो मुंहे सांप है, भाई हम तो जान लेते हैं सांप जहरीला नहीं है, ठीक है, मान लीजिए कि एसिडिक जहरीला वाला और बेसिक जहरीला नहीं है, ठीक। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये सांप भाई जहरीला नहीं है, लेकिन उसके पास दो मुंह था, भाई दो मुंहे सांप बोला जाता है ना कि भाई जहां पे जरूरत पड़ी वहां सांप जहर उगल देगा, जहां जरूरत नहीं पड़ेगी वहां नहीं देगा, ठीक है। तो ये एम्फोटेरिक एक्सॉइड क्या होते हैं, दो मुंहे सांप होते हैं भाई, ये कहीं पर भी जहर उगल सकते हैं और नहीं भी उगल सकते। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द रिएक्शन क्राइटेरिया, ठीक। कि आप बेस से रिएक्ट कराओगे तो एसिड की तरह ट्रीट कर जाएंगे, और एसिड से रिएक्ट कराओगे तो बेस की तरह रिएक्ट कर जाएंगे। इनके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है। तो बेसिकली एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ठीक है, लेड और एसएन, ठीक, इतने आपके पास हैं, ठीक है, टिन आपके पास इतने हैं, और भी है बट मेजरली आपको इतने ही अभी जानने हैं। ये जो आपके होते हैं, इनके इतने मेटल्स के जो भी आपके ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक, मतलब एसिडिक भी होते हैं एज वेल एज बेसिक भी होते हैं इन नेचर, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर मेटल ऑक्साइड which react with both acids as well as base to form salt and water। we know कि एसिड के साथ अगर बेस को रिएक्ट कराओगे तभी सॉल्ट एंड वाटर देगा। तो अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बेस की तरह बन के जाएगा, अगर बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एसिड की तरह बन के जाएगा। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि बहुत अगर पारिवारिक या फिर बहुत संस्कारिक बहू जो होती हैं, है ना, उस तरीके से ट्रीट कर सकते हो कि जब घर में हो तो भाई बहुत संस्कारी है, और जैसे ही मतलब जहां लड़ने वाली बात होगी तो वहां लड़ भी रहे, तो इज्जत भी दो और वो भी दो। तो स्मार्ट पर्सन की तरह ट्रीट कर सकते हो इनको, है ना, स्मार्टली एक्ट करते हैं, ठीक है। कि भाई जहां एसिड की जरूरत होगी वहां एसिड की तरह ट्रीट हो जाएंगे, जहां बेस की जरूरत होगी वहां बेस की तरह। भाई स्मार्टली हैं और आप भी स्मार्ट इनकी तरह बनिए। जैसे देखिए एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, जिंक का ऑक्साइड है, लेड का ऑक्साइड है और टिन का ऑक्साइड है। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड अगर हम HCl से रिएक्ट करवा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए भाई यहाँ एसिड है, ये बेस, बेस की तरह रिएक्ट किया, सॉल्ट बनाया प्लस वाटर बनाया। जबकि अब बेस के साथ NaOH बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, अब ये एसिड की तरह, यहाँ बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है, यहाँ एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे भी सॉल्ट बना दिया और यहाँ पर क्या बना दिया, वाटर। तो दोनों क्या कर सकते हैं, इसलिए जिंक का भी एग्जांपल आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो और भी एग्जांपल्स होंगे। आपका होमवर्क है कि आप लेड का एग्जांपल मुझे कमेंट में करके बताएं, ठीक है। आपका ये होमवर्क है, मैं छोटा छोटा होमवर्क आपको देते चल रहा हूँ। और प्लीज यार अगर आप वीडियो देख रहे हो तो होमवर्क बताया करो ना, और शर्म किस बात की, नहीं आता है, गलत आता है, सही आता है, बताओ तो सही, ठीक है। चलिए अब भाई बात करते हैं दूसरी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की, विच इज वाटर के साथ। अब देखिए यहाँ पर जो बात आता है कि सोडियम एंड पोटेशियम, दो फिर से मैं बात कर रहा हूँ, सोडियम एंड पोटेशियम, ये दोनों भाई साहब बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं और आग भी लग जाती है पानी में अगर आप इनको डालते हो, ठीक है, पॉप करके ये जलेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम पानी में इनको डालते हैं तो ये हीट निकलती है, और ये हीट इतनी ज्यादा होती है कि ये क्या कर देती है, बर्न करा देती है H2 को। हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड करके बर्न करता है, याद होगा, सुना होगा, कभी पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन गैस का कैसे टेस्टिंग करते हैं, पॉप साउंड से, है ना। तो ये बर्न कर जाती है हीट। तो ये पोटेशियम एंड सोडियम दोनों बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। अगर आपको देखना है तो YT पर ही जाके डाल दीजिएगा सिर्फ सोडियम इन वाटर या फिर पोटेशियम इन वाटर, बेसिकली मैं इसका शॉर्ट्स बना दूंगा आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। और कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ, देखो अब यहाँ पे बात आती है कि पोटेशियम एंड सोडियम, ठीक, ये क्या करते हैं, कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं। जबकि जब मैग्नीशियम, जैसे जैसे आप देखो नीचे आते जाओगे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में, नीचे आते जाओगे रिएक्टिविटी घटती जाएगी घटती जाएगी। तो जैसे जैसे नीचे आते हो मैग्नीशियम क्या करता है, हॉट वाटर के साथ, देखो पहली चीज कैल्शियम क्या किया, कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है। कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ, अगर चिल्ड वाटर होगा तभी भी सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट कर जाएंगे, चिल्ड वाटर। बट कैल्शियम नॉर्मल वाटर होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए, कर जाएगा। मैग्नीशियम हॉट के साथ करेगा, अगर हॉट नहीं होगा तो वो नहीं करेगा। जबकि एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन है, ये सिर्फ स्टीम पे रिएक्ट करते हैं। अगर ऐसा होता कि वाटर के साथ, ठीक है, तो उसके साथ भी रिएक्ट कर जाता, ठीक। तो ये क्या करते हैं, स्टीम पर करते हैं। जबकि आप गोल्ड वगैरह ले लो जो हाइड्रोजन के नीचे आते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात क्या आती है, बेसिकली हाइड्रोजन जो आप यहाँ फॉर्म कर रहे हो कि मेटल जनरली वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन फॉर्म कर रहे हैं। तो मेटल के पास होता क्या है, जैसे सोडियम की बात करूं मैं तो यहाँ होता क्या है, 2, ठीक है, 8 और 1,
ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होता है। ये क्या करते हैं भाई, डोनेट कर देते हैं ये इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, H+, जो कि यहाँ वाटर में भाई H+ एंड OH- होता है। ठीक, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो मेटल डोनेट करता है, ये हाइड्रोजन ले लेते हैं और हाइड्रोजन लेके अपना फटाक से H2 बना देते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ मेटल की ही कैपेबिलिटी है जो क्या कर पाते हैं, जबकि बाकी के जो है आपके, बाकी के जो मेटल्स हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं किससे, हाइड्रोजन से। जो हाइड्रोजन के नीचे आते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन को तो हटा ही नहीं पाएंगे, तो ऑब्वियसली ये रिएक्ट नहीं कर पाते हैं वाटर से। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। रिएक्टिविटी सीरीज अगर तुम भूलते हो तो पूरा तुम मिस कर जाओगे, पूरा लॉस कर जाओगे। सो डोंट फॉरगेट द रिएक्टिविटी सीरीज, उसको पूरा अच्छे तरीके से समझो। हाइड्रोजन के जो नीचे होंगे वो लीस्ट रिएक्टिव होंगे, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और कार्बन के नीचे होंगे वो कार्बन को नहीं रिप्लेस कर पाएंगे। सो दिस इज द फिनोमिना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने का काम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स कर लेते हैं। ठीक है, मेटल्स को जब डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कुछ भी हो, तो ये सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, बट अप टू सम एक्सटेंट, एक एक्सटेंट तक ही। जैसे आप हाइड्रोजन के जो भी ऊपर एलिमेंट्स होंगे सिर्फ वही कर पाएंगे, उसके नीचे वाले नहीं कर पाएंगे। जनरली एक दो और नहीं करते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये रिएक्ट नहीं करते हैं कॉपर के एसिड्स के साथ। ठीक है, ये रिएक्ट नहीं करते हैं, बेसिकली यहाँ पर देखिए ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये वाले रिएक्ट कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फिर से सोडियम जो होता है, जैसे सोडियम हो गए, बाकी के जो एलिमेंट्स हैं 2, 8, 1, इनके पास क्या, आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, ये फटाक से डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और यही तो मेटल की पावर है कि ये अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं फटाक से। यही मेटल की पावर होती है। जैसे पहलवान की पावर है कि वो ताकत यूज करता है, स्ट्रेंथ अपनी दिखाता है, पावर यूज करता है। तो मेटल की पावर क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है बहुत इजीली। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और यही कैपेबिलिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है मेटल्स की। तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में मेटल आर मोर स्ट्रॉन्गर टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन क्या करेंगे, ये क्या करेंगे भैया, यही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और हाइड्रोजन बन के गैस बन के निकल जाएंगे। ठीक है, बट अब यहाँ पर बात आती है भाई कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। बट यहाँ पर हम अगर बात करें कि कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक, इनकी बात करें। ठीक है, जनरली अगर हम बात करें कि बाकी सारे एसिड्स में तो हाइड्रोजन गैस मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। बट अगर हम बात करें कि एक एसिड ऐसा भी है कंसंट्रेटेड HNO3, कि अगर इसमें आप रिएक्शन करवाते हैं किसी भी मेटल से, कंसंट्रेटेड HNO3 से अगर किसी भी मेटल से रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर पलड़ा उल्टा हो जाता है। ये क्या करता है, इन भाई साहब को भी क्या कर देता है भाई, ऑक्सीडाइज कर देता है। ये क्यों, क्योंकि कंसंट्रेटेड HNO3 जो है वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाईली क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोल सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, तो ये क्या करता है, ये जो H2 है वो H2 की जगह H2O हमें दे देता है। बस इतनी बात हमें जाननी है, बस इससे ज्यादा हमारा कोई रिएक्शन में वो है नहीं। बस आप ये समझो कि जो हाइड्रोजन उसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है, इतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जनरली आप ये याद मत करके रखना कि एसिड के साथ सिर्फ हाइड्रोजन, सॉरी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है, ये कहानी नहीं। एक एसिड एक्सेप्शन में आती है विच इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 विच इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करती है, ऑक्सीडाइज कर देती है मेटल्स को, इवन हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडाइज कर देती है, जो कि वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। बट यहाँ पर भी दो एक्सेप्शन है कि दो चीजें हैं जो हाइड्रोजन गैस देती हैं, विच इज मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। ये दोनों ऐसे हैं, ये दोनों ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इनके साथ भी खेल खेल जाते हैं। ठीक है, इनके साथ भी खेल खेल जाते हैं, वो हाइड्रोजन देने लगते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन दे देते हैं। ठीक है, चलिए इनकी रिएक्टिविटी की बात कर देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रेड कलर से। तो यहाँ पे जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं, ठीक, मेटल्स, या फिर इनकी जगह मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट Mn एंड Mg, जब ये रिएक्ट करते हैं HNO3 से, तो ये क्या करते हैं, सॉल्ट बना देते हैं HNO3 का, प्लस H2 गैस को बाहर छोड़ देते। ठीक है, देखो पहला एक्सेप्शन कि भैया कंसंट्रेटेड HNO3 है जो एसिड के साथ मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। ठीक, पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन कि भैया दो मेटल भी ऐसे हैं, भाई तुमने हमको धोखा दिया, ये देखो मेटल्स हैं, मेटल्स को धोखा दिया, HNO3 ने बोला भाई हम तुम्हारे हाइड्रोजन को बाहर नहीं जाने देंगे, उसको पानी कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन भाई दो मेटल्स ऐसे थे भाई मैं बदला लूंगा। ठीक है, क्रांतिकारी थे, बदला उन्होंने लिया। उन्होंने बोला भैया हम हाइड्रोजन गैस लेके रहेंगे, तुम्हारी देखें क्या औकात है। ठीक है, तो ये इनसे भी हाइड्रोजन गैस निकलवा लेते हैं। ठीक है, इतने लीस्ट रिएक्टिव आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं।
एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया भाई आप सुनते होंगे कुछ मेटल, जैसे आप अगर देखते होंगे घरों पे, ठीक है, कि भैया आते हैं लोग सोना साफ करने, है ना, गोल्ड को साफ करने आते हैं, सिल्वर को क्या करते हैं साफ करने के लिए आते हैं, है ना, गोल्ड और सिल्वर को बोलते हैं कि दे दीजिए इसको साफ करके बहुत क्लियर कर देंगे। तो एक्चुअली करते क्या है कि अपर लेयर जो होती है हमारी गोल्ड की या फिर सिल्वर की, उसको वो गला देते हैं भाई। इनर लेयर ऑब्वियसली, है ना, जैसे आप अगर सिल्वर की बात करो, ठीक है, तो वो क्या करता है भाई, आपका क्या बोलते हैं यार, कोरोड हो गया होता है, ठीक है, मतलब काला पड़ गया होता है ड्यू टू सम रीजंस, है ना, सल्फर की उस पर कोटिंग आ जाती है ड्यू टू दैट। बट जैसे ही उनको आप दोगे वो क्या करते हैं, अपर लेयर उस मेटल की, गोल्ड की, प्लेटिनम की, सिल्वर की, किसी भी वो अपर लेयर वो खा जाते हैं उसकी। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि भाई उन जैसे वो हटाएंगे अपर लेयर, नीचे वाली लेयर चमकीली होगी और उतने से आप खुश हो जाएंगे कि भाई उन्होंने साफ कर दिया। बट वो एक्चुअली आपके मेटल को काट के ले जाते हैं, आपके मेटल को खत्म कर रहे हैं, आपके मेटल को ही लेके जा रहे हैं, आपके गोल्ड को लेके जा रहे हैं। ठीक है, आप थिंक कर सकते हो कि अगर वो थोड़ा थोड़ा भी लेके गए, है ना, अगर थोड़ा थोड़ा वो लेके गए, तो अगर 10 लोगों से उन्होंने लिया तो एक्चुअली वो गोल्ड पा रहे हैं। ठीक है, तो कितनी बड़ी बात है। तो एक्वारेजिया है क्या, बेसिकली डाइल्यूट HCl एंड HNO3 का कॉम्बिनेशन है 3:1 के रेशियो में। ठीक, मतलब 3 मोल HCl और 1 मोल HNO3। ठीक, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया। और जैसे ही आप यहाँ पर इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे, HCl प्लस HNO3, यहाँ पर क्या बन जाएगा, जो हमारे काम की चीज है वो एक क्लोरीन बन के आ जाता है, विच इज नेसेंट क्लोरीन, जो बहुत रिएक्टिव होता है, रिएक्ट कर जाता है। और यही क्या करता है, हमारे मेटल्स को खा जाता है, डिसॉल्व कर लेता है। यही क्या कर लेता है, हमारे मेटल्स को डिसॉल्व कर लेता है। यहाँ बेसिकली NOCl बन जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर, ठीक, ये क्या कर जाता है, मेटल्स को डिसॉल्व कर देता है, कर लेता है अपने अंदर। और ड्यू टू दैट अपर सरफेस वो क्या करते हैं, खा जाती हैं। और जैसे ही उनको लगेगा अपर सरफेस साफ हो गई है, कट हो गई है, मेटल्स डिसॉल्व हो गया है, वो आपको तुरंत निकाल के दे देंगे। बाकी अगर देर तक आप छोड़ते हो तो पूरा मेटल वहां गल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक रिएक्शन बिहाइंड दिस। ठीक है, और इसके ऊपर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं किसी की भी बात करूं, गोल्ड की ही बात करता हूं, AU। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप डालेंगे तो बेसिकली नेसेंट क्लोराइड आता है यहाँ पे, तो AuCl2 बना देता है यहाँ पर। ठीक, तो ये क्या करेगा भाई, AuCl2, तो ये डिसॉल्व हो जाता है इस फॉर्मेट में। तो ड्यू टू दैट वो आपको दिखता नहीं कि अपर लेयर खत्म हो गई है। तो एक्वारेजिया जिसे हम रॉयल वाटर बोलते हैं, तो आज से प्लीज अपने दिमाग में, अगर कभी गांव वगैरह में आप रहते हैं, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, अगर घर के आसपास कोई साफ करने आए ना कि दो हम आपका सोना और चांदी साफ कर देंगे, तो भाई उसे पढ़ा देना कि एक्वारेजिया लेके बेवकूफ ना समझो हमें। ठीक है, सो डाइल्यूट HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 3:1 के रेशियो में होते हैं। ठीक है, 3:1 के रेशियो में, ये रेशियो याद कर लेना। मे बी इन डायरेक्ट आ सकता है क्वेश्चन की व्हाट इज द एग्जैक्ट रेशियो ऑफ HCl एंड HNO3 इन एक्वारेजिया, तो यू मस्ट लर्न अबाउट दिस। ओके, चलिए आगे आइए। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ बेस, अगर मैं बात करूं बेस के साथ, तो बेस के साथ भी वो सॉल्ट बनाते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस छोड़ देते हैं। ठीक है, और ये आपने एसिड बेस चैप्टर में भी पढ़ा था, तो इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा मैं। ठीक है, चलिए आइए नीचे। तो बेसिकली यहाँ पर बात भी है, ठीक है, और रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटेलिक सॉल्ट, यहाँ पर देखो बात आती है रिएक्टिविटी सीरीज की। ठीक है, ये वाला जो फंडा है, ये पूरा का पूरा फंडा रिएक्टिविटी सीरीज से क्लियर होगा, जो आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था। जैसे मान लीजिए मैं ले रहा हूँ क्या कि AuCl2। ठीक, एक सेकेंड, AuCl2 ही बनेगा ना जी, लेट मी चेक, वेट फॉर 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। चलो वैसे दिखा तो नहीं कि, चलो ऐसा ही होगा। चलो ठीक है, उसको खत्म करते हैं, मैं कुछ और लिख देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हमें समझना है अभी, तो मैं लिख दे रहा हूँ क्या कि सोडियम प्लस ZnCl2। ठीक, तो वी नो दैट कि भैया सोडियम हमेशा क्या होता है, देखो सोडियम क्या है, सोडियम क्या है, हमेशा ऊपर होगा। तो सोडियम इज हाईली रिएक्टिव देन जिंक। तो जिंक क्या करा हुआ है, देखो जिंक क्या किया हुआ है, क्लोरीन के साथ दोस्ती किया हुआ है, यहाँ पर क्या है, सोडियम। ठीक, तो कहीं ना कहीं सोडियम इज बेटर मेटल देन जिंक। क्लोरीन के देखो समझो, एक फिनोमिना समझो, क्लोरीन की जरूरत क्या है, क्लोरीन को चाहिए एक मेटल, ठीक, दोस्ती करने के लिए जो अच्छा हो। ऑब्वियसली आप ऐसे पर्सन को, आप हमेशा अपनी जिंदगी में ऐसे पर्सन को खोजते हैं जो स्ट्रांग हो, अच्छा हो, आपकी हेल्प करे। ठीक, तो क्लोरीन भी ऐसा ही, उसे चाहिए मेटल, और ये खोज बेसिकली चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो जो आसानी से और जो बिना झिकझिक के इलेक्ट्रॉन दे दे।
तो जितना अच्छा मेटल होगा उतना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो सोडियम क्या है, अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है, अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इससे स्ट्रांग है जिंक से। तो ये क्या करता है, जिंक को रिप्लेस कर देता है, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। ये डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहा हूँ तो सिंगल डबल दोनों हो सकते। तो यहाँ पर क्या करेगा भैया, जिंक को, जैसे यहाँ पर रिएक्शन होगा, जिंक को अकेला छोड़ देगा, जिंक प्लस NaCl बना देगा। ठीक है, तो क्लोरीन के साथ अब सोडियम दोस्ती। ठीक है, क्लियर है बात, यहाँ पर क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जिंक क्लोराइड है प्लस कॉपर, तो इसकी रिएक्शन का आउटपुट क्या होगा, फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि रिएक्शन का आउटपुट क्या होगा। क्या कॉपर क्लोराइड बनेगा, जिंक अकेला हो जाएगा, या फिर जो भी होगी पॉसिबिलिटीज है आप उसको बताइए। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटेलिक सॉल्ट तभी होगा, तभी अगर होगा जब हम स्ट्रॉन्ग मेटल को रिएक्ट करवा रहे होंगे उस सॉल्ट से। हमेशा ध्यान रखिएगा, रिएक्शन अकर तभी होगा जब हम स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स को लीस्ट रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवा रहे होंगे। ठीक है, रिएक्शन हैपेंस only if strong metal will react with least reactive metal salt. Is this clear? रिएक्शन तभी होगा जब स्ट्रॉन्ग मेटल रिएक्ट कर रहा होगा लीस्ट मेटल के सॉल्ट के। ठीक है, नाउ अब बारी आ गई भाई नॉन मेटल्स की, बारी आ गई। मेटल्स की तो जो कहानी थी आपने समझ लिया, आपने अच्छे से समझा। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की कहानी। ठीक है, इसके ऊपर मैं प्रैक्टिस बहुत अच्छी करवाऊंगा, उसके ऊपर आप बिलीव रखिएगा। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड भी, ऑक्सीजन की डिमांड, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ये बहुत ज्यादा मायने रखती है आपकी उसमें, बेसिकली आपकी नॉन मेटल्स में। ये बर्न तभी कर पाएंगे जितना आपकी ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन का मतलब सिंपल सा बात है, क्या है भैया, आप बर्न करा रहे हो। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो भैया यहाँ पे आप देखिएगा, नॉन मेटल रिएक्टिव ऑक्सीजन ऑन हीटिंग टू फॉर्म ऑक्साइड। अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन ऑक्साइड, तो कार्बन ऑक्साइड बट दो ऑक्साइड बनते हैं, CO2 बनता है जबकि CO भी बनता है। ये कब बनेगा, जब लीस्ट, है ना, लीस्ट ऑक्सीजन होगा, मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं भरपूर मात्रा में कार्बन को बर्न करने के लिए। जबकि जब अगर एक्सेस मात्रा में प्रेजेंट हो, सफिशिएंट में हो, एक्सेस हो O2, ठीक है, O2 क्या हो, एक्सेस में हो, देन ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, सल्फर की भी बात कर लो, सल्फर, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर भैया इनके प्रॉपर्टी की। तो ये किस नेचर के होते हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं। तो जितने भी ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल के, वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं इन नेचर, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर के होते हैं। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। इसकी टेस्टिंग फटाफट से कर लेते कि जैसे मान लीजिए नॉन मेटल के ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं, मान लीजिए हम CO2 का ही एग्जाम्पल ले लें, प्लस H2O में हमने डाला, तो यहाँ पर क्या बन के आ जाता है, H2CO3 विच इज एसिड। ये क्या भैया, एसिड। ये क्या है भैया, न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक, तो न्यूट्रल को एसिड बनाने वाला भी तो एसिड ही होगा, है ना भाई। आपके टैलेंट को निखारने वाला कोई ना कोई टैलेंटेड ही होगा। ठीक है, अगर आप किसी मेरे साथ रहते हो तो कहीं ना कहीं आप दो चार ज्ञान की बातें सीखोगे। तो ऑब्वियसली अगर एक गधे के साथ रहोगे तो तुमको घूमना सिखाएगा, फिरना सिखाएगा, इधर आवारागर्दी सिखाएगा। ठीक है, मतलब जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है वो सिखाएगा। बट एक इंटेलिजेंट पर्सन के साथ रहोगे, वो गाइड करेगा कि भाई ये पढ़ ले, ये काम कर ले, ये स्किल अपने अंदर ले आ, ये स्किल सीख ले, है ना, अलग अलग लैपटॉप्स की स्किल्स सीख ले, ठीक है, अलग अलग स्किल्स, तो वो स्किल सिखाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये क्या होते हैं, इस तरह। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए अब एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल आपको बताना है, CO प्लस H2O व्हाट विल बी द रिएक्शन। रिएक्शन होगा या नहीं होगा ये आपको बताना है। बहुत प्यारा सा सवाल है। एक रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। यूजुअली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। बहुत अच्छा, दिस इज बिकॉज नॉन मेटल कैन नॉट रिड्यूस द आयंस ऑफ वाटर। ठीक, बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन गैस। बट फ्यू हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स सच एज फ्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म ओजोन। ठीक है, बेसिकली ये होता है, एक एक्सेप्शनल केस है कि जो फ्लोरीन है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट होता है, बहुत ज्यादा, इसको इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन भाई साहब से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। देखो ऑक्सीजन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्लोरीन को भी चाहिए, तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन को प्यारा है, इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा जो प्यार करता है वो है फ्लोरीन।
ठीक है, ये क्या है, फ्लोरीन। इनके बाद कौन आता है, तो ऑक्सीजन, इसके बाद नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पर देखो हुआ क्या है कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बॉन्डेड है, मतलब हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ऑक्सीजन को, लेकिन कोई दूसरा आया जो फ्लोरीन है, वो बोला तुम इलेक्ट्रॉन दे रहे हो लेकिन ऑक्सीजन से भी ज्यादा नीड है ना, ज्यादा नीड है किसकी, नीड मोर, नीड मोर, है ना, ये ऑक्सीजन से भी ज्यादा इसको नीड है इलेक्ट्रॉन की, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेता है और ऑक्सीजन को फेंक देता है ऐसे ही। ठीक है, तो जनरली यही केस होता है, हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाता है और ये, और ऑक्सीजन बन जाता है, ओजोन बन जाता है। ठीक है, डिपेंडेंसी ऑफ रिएक्शन बैलेंसिंग, किस तरीके से आप रिएक्शन बैलेंस करवा रहे हो। ठीक है, ओजोन का फॉर्मेशन भी अगर आपको याद करना हो तो यहाँ से याद कर सकते हो कि वाटर में जब फ्लोरीन को आप डालोगे ओजोन गैस बन के आ जाती है। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाएगा कहीं। तो ये बेसिक बेसिक फंडा थे और ये बेसिक बेसिक चीजें थी। तो कुछ होमवर्क्स आपको मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है, फटाफट से आपको बताना है होमवर्क क्या होंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो होमवर्क है वो है FeCl2 प्लस जिंक, व्हाट विल बी द रिएक्शन। ठीक है, दूसरा, और दूसरा व्हाट विल बी द रिएक्शन F प्लस H2O विच इज कोल्ड। ठीक है, क्या होगा रिएक्शन। तीसरा, कॉपर प्लस FeCl2, क्या होगा रिएक्शन। एंड चौथा, कॉपर प्लस H2O, ये क्या होगा रिएक्शन। ठीक है, कॉपर नहीं, यहाँ पर AU लिख लो, ठीक है, गोल्ड। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस है जो आपको बतानी है, 4 रिएक्शंस, और फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। और पूरी की पूरी PDF आपको ऐप पर मिल रही होगी, तो ऐप भी जरूर डाउनलोड कर लें, रैंकस NTSC ऐप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी। क्लियर है दोस्त, चलिए तो विदाई लेते हैं, बाय बाय एंड जय हिंद।